कार्यालय वापस जाने का रास्ता बहुत ही जीवंत था। श्री ब्रैंडन ने अनौपचारिक विषयों पर चर्चा की और सिलास के साथ उन पर बातचीत की। सिलास समझ गया कि वह अनौपचारिक बातचीत का उपयोग उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए एक माध्यम के रूप में कर रहा था, और उसने उसे शामिल करने का फैसला किया क्योंकि उसे इसमें कुछ भी हानिकारक नहीं लगा। जब वे कार्यालय पहुंचे तो वे सीधे श्री ब्रैंडन के कार्यालय में गए, जो इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित था। कार्यालय में सिलास ने अपनी सीट ली और श्री ब्रैंडन के दस्तावेज तैयार करने का इंतजार किया। श्री ब्रैंडन द्वारा दस्तावेज तैयार करने और उन्हें सिलास को सौंपने में ज्यादा समय नहीं लगा। श्री ब्रैंडन ने दस्तावेज सिलास को सौंपते हुए कहा, श्री सिलास, मेरे दयालु व्यवहार को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, मैं वास्तव में इस व्यवहार की सराहना करता हूँ, सिलास ने दस्तावेज प्राप्त करते हुए कहा। श्री ब्रैंडन ने सिलास के शब्दों को सुना और मुस्कुराए। उन्हें सिलास द्वारा घर के लिए भुगतान करने की उनकी पेशकश को स्वीकार करने पर बहुत खुशी हुई। हालांकि उसे लगा कि सिलास के शब्द सिर्फ औपचारिक थे, लेकिन उसने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि उसे लगा कि उसके इस कदम से उसे उन्हें दीर्घकालिक व्यापारिक साझेदार बनाने के अपने इरादे में मदद मिलेगी। ब्रैंडन, अब मैं विदा लेता हूँ, सिलास ने कहा और अपनी सीट से उठकर कार्यालय से बाहर निकल गया। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ता हूँ, ब्रैंडन ने कहा और अपनी सीट से उठकर सिलास के पीछे पीछे चला गया। तारांकन तारांकन तारांकन। इमारत के प्रवेश द्वार पर ब्रैंडन ने देखा कि सिलास अपनी कार में बैठा और चला गया, और उसने आह भरी। उस बच्चे की पहचान किस तरह की है? वह इतना कैसे बदल गया? अगर मेरे कई सालों के अनुभव के बिना मैं उसके सामने लड़खड़ा जाता, ब्रैंडन ने उत्सुकता से सोचा जब उसने सिलास की कार के पीछे के दृश्य को दूर और दूर दूर तक जाते देखा। कम से कम कहने के लिए उसे सिलास में आए बदलाव चौंकाने वाले लगे। उन्हें याद आया कि जब वे न्यूपोर्ट बीच में उनके शाखा कार्यालय में आए थे, तब वे उनसे पहली बार मिले थे और उन्होंने कहा था कि वे कुल $1 बिलियन की संपत्ति खरीदना चाहते हैं। ईमानदारी से कहें तो श्री ब्रैंडन को लगा कि सिलास बकवास कर रहे हैं। उन्हें ये बहुत अविश्वसनीय लगा कि सिलास जैसा युवा, जो 20 के दशक में दिख रहा था, वास्तव में इतना बड़ा खर्च करने की वित्तीय क्षमता रखता होगा। हालांकि जब उन्होंने सिलास की कार देखी, जो बुगाटी ला वॉचर थी, तो उनके विचार थोड़े बदल गए, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी क्षमता पर संदेह था। सिलास द्वारा अपनी पहली और दूसरी खरीदारी करने के बाद उनके संदेह दूर हो गए। वास्तव में उन्होंने जानबूझकर सिलास को वह लिस्टिंग पोर्टफोलियो दिया जिसमें सबसे महंगी संपत्तियों में से एक थी, क्योंकि वे उस अज्ञानी बच्चे को डराना चाहते थे, लेकिन 2 खरीदारी करने के बाद वे ही डर गए। श्री ब्रैंडन को लगा कि वे इतने भाग्यशाली थे कि उन्होंने अपनी पहली मुलाकात में अपने विचारों को नियंत्रित किया, अन्यथा वे निश्चित रूप से आज जहां हैं वहां नहीं होते। तारांकन 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 तारांकन। श्री ब्रैंडन के कार्यालय से निकलने के बाद सिलास एलेक्स के स्कूल की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे लेने का समय हो गया था। रास्ते में सिलास ने श्री ब्रैंडन के हाव भाव के बारे में सोचा और मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ करेगा। हालांकि सिलास जैसे व्यक्ति के लिए $4.50 मिलियन का उपहार समुद्र में बमुश्किल एक बूंद है, जिसे सचमुच असीम रूप से अमीर कहा जा सकता है, लेकिन दूसरों के लिए ऐसा नहीं था, सिवाय इसके कि वे सिलास की तरह हैं जिनके पास एक सिस्टम है। सिलास ने श्री ब्रैंडन के हाव भाव की सराहना की, लेकिन बस इतना ही। वह हाव भाव के वास्तविक कारण को समझता था और वह इसे किसी भी भावना से जोड़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। ये सिर्फ व्यवसाय है, उसने खुद से सोचा। कुछ मिनट बाद वह आखिरकार एलेक्स के स्कूल पहुंच गया। सौभाग्य से जब वह पहुंचा तो उस दिन स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, और इस तथ्य के कारण कि सिलास ने पहले ही एलेक्स को सूचित कर दिया था कि वह उसे स्कूल से लेने आएगा, उसने देखा कि एलेक्स बाहर उसका इंतजार कर रहा था। एलेक्स, सिलास ने कार से बाहर निकलते ही उसे आवाज लगाई। एलेक्स ने सिलास की आवाज सुनी और मुस्कुराया जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा। एलेक्स अकेला नहीं था जो सिलास को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके जैसी ही उम्र की दिखने वाली कई लड़कियां भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थीं और वे बहुत ही अस्पष्ट मुद्राएं बना रही थीं। सिलास ने देखा कि वे क्या दिखावा कर रहे थे और वह उनके इरादे समझ गया, लेकिन वह उनका मनोरंजन नहीं करने वाला था। चलो घर चलते हैं, सिलास ने कहा। उसने एलेक्स को गले लगाया और उसे कार में बिठाया और फिर अंदर जाकर चला गया। कुछ मिनट बाद सिलास और एलेक्स कार से बाहर निकले और घर में चले गए। तुम्हें भूख लगी है? जब वे अंदर आए तो सिलास ने एलेक्स से पूछा और जवाब में उसने सिर हिलाया। ठीक है, ऊपर जाकर कपड़े बदल लो।
जब तक तुम कपड़े बदल लोगे तब तक खाना तैयार हो जाएगा, सिलास ने कहा, और एलेक्स ने सिर हिलाया और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया, जबकि सिलास रसोई में चला गया और उन दोनों के लिए दोपहर का भोजन तैयार करना शुरू कर दिया। सिलास एलेक्स के साथ बाहर खाना नहीं खाना चाहता था, क्योंकि वह उन दोनों के लिए कुछ घर का बना खाना बनाना चाहता था। सिलास को कुछ अच्छा बनाने और उसे मेज पर परोसने में कुछ मिनट लगे और वे दोनों खाने के लिए बैठ गए। खाना खत्म करने के बाद सिलास ने मेज साफ की और बर्तन धोए, जबकि एलेक्स अपने कमरे में चला गया। अपने पसंदीदा कार्टून देखने से पहले अपने असाइनमेंट और पढ़ाई पूरी करता था। बर्तन साफ करने के बाद सिलास ने अपना खाली समय गेमिंग में बिताने का फैसला किया और उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने द्वारा बनाए गए नए गचा गेम को खेलना शुरू कर दिया। सिलास ने दिन का अधिकांश समय गेमिंग में बिताया, जब तक कि शाम नहीं हो गई और फिर उसने रात का खाना बनाने का फैसला किया। सिलास को परिवार के लिए रात का खाना बनाने का मन हुआ, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किम, जो ऑफिस में काम से थक गया होगा, रसोई में जाकर रात का खाना बनाना शुरू करे। जब किम काम से वापस आए तब भी वह रसोई में रात का खाना बना रहा था। सिलास, आश्चर्यचकित किम ने कहा जब उसने रसोई में सिलास को रात का खाना बनाते देखा। हाय किम, स्वागत है। मैंने आज रात का खाना बनाने का फैसला किया है। तुम ऊपर जाकर कपड़े बदल सकती हो जबकि मैं काम जारी रखूंगा, सिलास ने कहा और वह जो कर रहा था उसे जारी रखा। किम को सिलास की हरकत पर आश्चर्य हुआ और जब उसने सुना कि उसने क्या कहा तो उसे एक मीठी अनुभूति हुई। वह ऑफिस के काम से बहुत थक गई थी और खुद को रात का खाना बनाने के लिए मजबूर करने वाली थी, लेकिन उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सिलास पहले से ही इसका ध्यान रख रहा था। चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने जैसा कहा वैसा करने और ऊपर जाकर कपड़े बदलने का फैसला किया। सिलास को आखिरकार खाना बनाने में कुछ और मिनट लगे और उसने तुरंत खाना परोसना शुरू कर दिया। वाह, यह अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाना जानते हो, किम ने आश्चर्य से कहा जब उसने खाने से आती स्वादिष्ट खुशबू को महसूस किया। ठीक है, यह एक ज़रूरी कौशल था जिसे मुझे अपनी पिछली स्थिति के कारण सीखना था, सिलास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। किम को लगा कि उसने एक ऐसे विषय को छुआ है जो उसे नहीं छूना चाहिए था, एक ठीक हो चुका घाव जिसे उसे नहीं खोलना चाहिए था। खाने के आसपास का माहौल गंभीर हो गया और एक भारी सन्नाटा छा गया। मुझे माफ़ कर दो, मेरा मतलब यह नहीं था, किम ने पश्चाताप से भरी धीमी आवाज़ में कहा। नहीं, ये ठीक है, यह अब अतीत की बात है, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। वह किम की भावनाओं को समझता था, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि वे यादें थीं जिन्हें वह पहले ही भूल चुका था। चलो, खाना खाते हैं। दिन ठंडा हो रहा है, सिलास ने कहा और टेबल के चारों ओर की गंभीरता को कम करने की कोशिश की। हाँ, चलो खाते हैं, किम ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना खाना खाना जारी रखा। उन्होंने अपने आसपास की गंभीरता को अनदेखा करने का फैसला किया और अपने खाने का बाकी हिस्सा चुपचाप खाया। खाने के बाद किम ने बर्तन धोने का फैसला किया। चूंकि सिलास ने खाना बनाया था, इसलिए उसे लगा कि यह उसके लिए अधिक उपयुक्त होगा। उसने टेबल से प्लेटें हटाईं और उन्हें धोने के लिए रसोई में ले गई, जबकि सिलास ने टेबल साफ की और एलेक्स ने अपने कमरे में जाने से पहले धन्यवाद कहा और सो गया। टेबल साफ करने के बाद सिलास ने किम के साथ रसोई में शामिल होने का फैसला किया। वह उसे यह बताना चाहता है कि उसने पहले ही घर खरीद लिया है और वह जानना चाहता है कि वे कब उसमें रहने जा रहे हैं। किम ने सिलास को रसोई में जाते हुए देखा और वह रात के खाने की घटना के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। ये केवल कुछ सामान्य बात थी जो उसने बिना सोचे समझे कही थी, लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि इसका इतना अनपेक्षित प्रभाव पड़ेगा। वह केवल सिलास के खाना पकाने की तारीफ करना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। सिलास, तुम्हें कुछ चाहिए? किम ने पूछा, जबकि वह बर्तन धोती रही। वास्तव में किम ही घटना को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी क्योंकि कहा जा सकता है कि घटना सिलास के दिमाग से मिट गई थी। सिलास कौन है? वह ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी तरह का भावनात्मक निवेश व्यर्थ न करने की पूरी कोशिश करेगा और उसके लिए रात के खाने की घटना के बारे में सोचना भावनात्मक निवेश व्यर्थ करने का एक तरीका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे घर पहले ही मिल चुका है और मैं जानना चाहता हूं कि हम कब वहां जाएंगे। सिलास ने पूछा, जैसे ही वह फ्रिज के पास गया और पानी की बोतल निकाली, उसे खोला और पीना शुरू कर दिया। जब किम ने सुना कि उसने पहले ही घर ले लिया है, तो वह सिलास की कार्यकुशलता से कुछ हद तक हैरान थी। उसे घर बदलने की अपनी योजना के बारे में बताए हुए एक दिन भी नहीं हुआ था,
और उसने पहले ही घर तैयार कर लिया था, लेकिन वह जानती थी कि यह अपेक्षित था क्योंकि यह सिलास का घर है। यह अच्छा है। ये कहाँ स्थित है? उसने पूछा, जैसे ही उसने आखिरी बर्तन धोया और सिंक साफ करना शुरू किया। सेंट जोस, यह अल्माडेन वैली में स्थित एक एस्टेट में है, सिलास ने जवाब दिया, जैसे ही उसने पीना बंद किया और बोतल को सिंक पर गिरा दिया। अल्माडेन वैली, वह कहाँ है? किम खुद को पूछने से नहीं रोक पाए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अल्माडेन वैली कहाँ स्थित है, क्योंकि उसे केवल सिलिकॉन वैली ही पता थी। सिलिकॉन वैली। जब किम ने ये सुना तो उसने आश्चर्य से अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। सिलिकॉन वैली, उसने आश्चर्य से अपने आप से सोचा। अमेरिका और दुनिया भर में किसी के लिए भी सिलिकॉन वैली नवाचार के केंद्र और तकनीकी कंपनियों के लिए पहली पसंद के स्थान के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यह क्षेत्र दशकों से तकनीकी नवाचार में अग्रणी रहा है और एप्पल, गूगल सहित कई प्रमुख प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कंपनियों का घर है। अपनी स्थिति के कारण ये देश के सबसे महंगे स्थानों में से एक है, जहां रहने की लागत बहुत अधिक है। आवास की कीमतों से प्रेरित, उसने ऐसी जगह पर घर खरीदा। किम ने मन ही मन सोचा, जब उसे याद आया कि सिलिकॉन वैली कितनी महंगी है। उसके विचार घर की संभावित कीमत पर चले गए, और जब वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए तो उसने सिलास से सीधे पूछने का फैसला किया। ये कितना है? लगभग $4.6 मिलियन, सिलास ने जवाब दिया, और किम की आंखें थोड़ी चौंक कर चौड़ी हो गईं। वास्तव में उसे यह अजीब लगा कि वह अभी भी सिलास की बातों से चौंक रही है और आश्चर्यचकित है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास सैन फ्रांसिस्को में 30 मंजिला इमारत खरीदने की वित्तीय क्षमता है, ये बहुत अजीब होगा यदि वह मात्र $4.6 मिलियन खर्च न कर सके। हाँ, उसके लिए $4.6 मिलियन को मामूली कहना शायद उसकी पैसे की समझ खत्म हो गई है। किम ने घर की कीमत पर ध्यान न देने का फैसला किया और इसके विवरण के बारे में पूछने का फैसला किया। ये जगह कैसी है? यह एक अच्छी जगह है। इसमें 5 बेडरूम और 4 बाथरूम हैं, और इसमें सभी बुनियादी ज़रूरतें और सुविधाएं हैं, सिलास ने जवाब दिया। जब किम ने ये सुना तो उसने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसके लिए बेहतर होगा कि वह पहले इसे व्यक्तिगत रूप से देखे, उसके बाद ही वे यहाँ रहने के बारे में सोच सकते हैं। मैं इसे देखना चाहूंगी। क्या ये संभव है? उसने पूछा। जरूर, जब भी तुम तैयार हो मुझे बता देना और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, सिलास ने सिर हिलाते हुए कहा। ओह, मैं पूछना भूल गई, यह एलेक्स के स्कूल से कितनी दूर है? उसने पूछा। ये कुछ हिस्सा है जो उसे बहुत महत्वपूर्ण लगा और उन्हें वहां जाने का फैसला करने से पहले इस पर विचार करने की जरूरत है। सिलास ने किम का सवाल सुना और जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा। मुझे लगता है कि उसके लिए स्कूल बदलना बेहतर होगा। जब किम ने सिलास की बात सुनी तो वह उत्सुक हो गई। ऐसा क्यों है? उसने पूछा। उसके स्कूल से नए स्थान तक की दूरी लगभग 50 मिनट की ड्राइव है, जो कि अगर आप मुझसे पूछे तो काफ़ी लंबी दूरी है। इसके अलावा वहाँ बेहतर स्कूल हैं, लेकिन एलेक्स ही तय करेगा कि वह वास्तव में स्कूल बदलना चाहता है या नहीं, सिलास ने जवाब दिया। ये वह निर्णय है जो उसने बहुत सोच विचार के बाद लिया। उसे लगा कि एलेक्स के लिए परिदृश्य बदलना बेहतर होगा, लेकिन वह जानता था कि यह निर्णय उसे नहीं लेना है। किम भी सिलास के इस निर्णय से सहमत थी कि एलेक्स को यह निर्णय लेने दिया जाए कि वह वास्तव में स्कूल बदलना चाहता है या नहीं। आपको इस बारे में बाद में उससे बात करनी होगी, उसने कहा, जैसे ही उसने सिंक का नल खोला और अपने हाथ धोए। हाँ, मैं कल ऐसा करने की योजना बना रही हूँ। घर के बारे में क्या मैं सप्ताहांत में इसे देखूं? किम ने पूछा, और सिलास ने सिर हिलाया। जरूर, बस मुझे बता देना कि तुम कब मुक्त हो, सिलास ने कहा, जैसे ही उसने कूड़े के थैले में बोतलबंद पानी फेंका और किम के पीछे पीछे रसोई से बाहर निकल गया। जब किम ने डैनियल के लुकास के अंकुर के रूप में संभावित चरित्र के बारे में सोचा और सिलास ने उसके बारे में जो कुछ बताया था, उससे उसे लगा कि उसके लिए जल्द से जल्द नए घर की जांच करना बेहतर होगा। वह जानती थी कि अगर उनसे एक और अवांछित मुलाकात हुई तो यह विनाशकारी होगा। चूंकि बहुत देर हो चुकी थी और सोने का समय हो गया था, इसलिए सिलास सीधे अपने कमरे में चला गया। हालांकि वह अपनी उच्च सहनशक्ति के कारण नींद या थकावट महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन उसने बिस्तर पर जाने का फैसला किया क्योंकि उसके पास दिन के लिए कुछ और करने को नहीं था। वह गियर उतारने और नहाने ही वाला था कि उसने अपने सिर में लूना की आवाज़ सुनी। मास्टर लूना, आपकी प्रगति की रिपोर्ट क्या है? श्री यूसमाइरोबिस की सफाई प्रक्रिया में सहायता करने के लिए लूना को वेनेजुएला गए हुए लगभग 2 दिन हो चुके हैं। हमने थोड़ी प्रगति हासिल की है।
हमने देश की सबसे निचली प्रशासनिक इकाई से शुरुआत करने का फैसला किया और हम थोड़ी बहुत प्रगति देख पाए, लेकिन हम अपनी मौजूदा गति से ही काम जारी रखेंगे। हमें जो चाहिए उसे हासिल करने में कम से कम 1 साल से ज़्यादा समय लगेगा। ऐसा क्यों है? क्या हालात इतने खराब हैं? सिलास ने पूछा। हाँ, लेकिन यह उस हद तक नहीं बढ़ा है जहां मैं इसे संभाल नहीं सकता। अच्छा, अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताएं, लेकिन मुझे संदेह है कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत होगी। हाँ, मैं करूँगा, लूना ने कहा और बातचीत बंद कर दी। वेनेजुएला में जो स्थिति थी उससे वे हैरान नहीं थे, लेकिन सफाई पूरी करने में उन्हें 1 साल से ज़्यादा लगना थोड़ा ज़्यादा था। उनके पास इंतज़ार करने के लिए इतना लंबा समय नहीं है। उन्होंने अपनी योजना बदल दी क्योंकि वे सफाई मिशन पूरा होने पर कार्रवाई शुरू करने की योजना बना रहे हैं। यही कारण था कि उन्होंने महीने के अंत में नया गेम रिलीज करने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि मिस्टर यूसुमाइरोबिस ने वास्तव में अपने देश की इतनी उपेक्षा की है। मुझे लगता है कि उसकी बेटी की स्थिति ने उसे इतना प्रभावित किया होगा, सिलास ने खुद से सोचा। श्री यूसुमाइरोबिस की बेटी के बारे में सिलास ने यह निर्णय नहीं लिया है कि उसे कब बचाया जाए। वह ये भी जानता था कि यह जल्द ही नहीं होगा क्योंकि कार्रवाई करने से पहले बहुत सी चीजें करने की जरूरत है। हाँ, वह सचमुच अंटार्कटिका भाग सकता है, सुविधा में घुस सकता है और एक भी दुर्घटना के बिना लड़की को बचा सकता है, लेकिन उसे ऐसा करने का मन नहीं था। हाँ, उसने अपनी बेटी को बचाने का वादा किया था, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि यह तुरंत होगा। नहीं, उसने उसे एक निश्चित समय दिया। एक और कारण है कि सिलास ने अभी भी श्री यूसुमाइरोबिस की बेटी को बचाने का फैसला नहीं किया है क्योंकि वह अभी भी नज़र रख रहा है लैब सुविधा, क्योंकि वह देखना चाहता है कि वे अपने प्रयोगों से क्या हासिल कर पाएंगे। हालांकि वह अभी उसे बचाना नहीं चाहता था, फिर भी वह उस पर नज़र रख रहा था और सुनिश्चित कर रहा था कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। उसे मरने देना और श्री यूसुमाइरोबिस के साथ अपने सौदे को समय से पहले तोड़ना उसके लिए बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा। सिलास ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। काम पूरा करने के बाद वह बिस्तर पर लेट गया और गियर पहन लिया। कॉर्ड खिलाड़ियों के समुदाय को फिर से परेशान करने का समय आ गया है। अगली सुबह सिलास अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ उठा। उसकी मुस्कान कल रात सोते समय खेले गए खेलों का परिणाम थी। गियर की अत्यंत ईर्ष्यापूर्ण क्षमता जो किसी को एक ही समय में सोने और खेलने की अनुमति देती है, जिससे गेमिंग अनुभव एक सपने जैसा लगता है, कुछ हिस्सा है जो लोगों, विशेष रूप से गेमर्स को इसके लिए पागल कर देगा। कल रात के खेलों के परिणामों में कोई आश्चर्य नहीं था क्योंकि सिलास ने प्रत्येक मैच पर अपना दबदबा बनाया और अपने सामने आए हर प्रतिद्वंद्वी और प्रतिद्वंद्वी टीमों को परास्त किया। मुस्कुराहट का कारण खेल के परिणाम नहीं बल्कि खिलाड़ियों की टिप्पणियां हैं। सिलास के खेल चरित्र की उच्च लोकप्रियता के कारण जब वह अपने पहले मैच में उतरा, हालांकि उसके साथियों को खेल के मिलान तंत्र द्वारा यादृच्छिक रूप से चुना गया था, वे सभी कैंपिंग पोजीशन ले गए और सिलास को भारी काम करने के लिए छोड़ दिया, कुछ हिस्सा जिसके खिलाफ वह नहीं था। सिलास ने अपनी भूमिका उत्साहपूर्वक निभाए, अपने प्रतिद्वंद्वी को 2 और 3 में से 1 में हराया, लगातार उन्हें स्पॉन पॉइंट पर वापस भेजा। उसने सभी किल और पॉइंट अपने पास जमा कर लिए, यहाँ तक कि अपने साथियों को भी कुछ नहीं दिया। खैर, इसमें मदद नहीं की जा सकती थी। वह था जिसने सारा काम किया। उसे लगा कि उन्हें उस चीज़ से लाभ पहुंचाना बहुत अनुचित होगा जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए टिप्पणियां। इस बार ये केवल प्रतिद्वंद्वी और प्रतिद्वंद्वी टीमें ही नहीं थीं जो अपने सिर को अपने मॉनिटर से टकरा रही थीं, बल्कि वे टीमें भी थीं जिनके पास सिलास एक टीम सदस्य के रूप में था। फोरम का नाम कॉडमेनियाक्स। फायरस्टॉर्म। आखिर यह आदमी कौन है? सिलास के गेम कैरेक्टर का एक हाईलाइट वीडियो डालता है जिसमें वह प्रतिद्वंद्वी की टीम के सदस्य का पीछा कर रहा है। शैडो स्निपर। लोल, आपने उसे प्रतिद्वंद्वी के रूप में या टीम के सदस्य के रूप में रखा था। फायरस्टॉर्म, टीम का सदस्य। फैंटम थंडरस्ट्राइक, ठीक है, आपके लिए यह आसान था। मैंने उस कमीने को प्रतिद्वंद्वी के रूप में रखा था और मैं कसम खाता हूँ, पहली मौत के बाद मैं रिस्पॉन पॉइंट से एक कदम भी बाहर नहीं निकल पाया। ऐसा लगता है कि वह हर जगह है। स्निपर असुर। परेशान करने वाली बात यह है कि कैंपिंग काम नहीं करती। आपको लगता है कि आप रिस्पॉन करके छिप सकते हैं। क्षमा करें, लेकिन वह आपको 5 सेकंड से भी कम समय में ढूंढ लेगा। ऐसा लगता है कि हर किसी के पास एक होमिंग बीकन है जिसका उपयोग वह उन्हें ट्रैक करने के लिए करता है। विंटर ड्रैगन। निश्चित रूप से कहीं कुछ गड़बड़ है। हर कोई उसके अकाउंट की सामूहिक रूप से रिपोर्ट करे।
अगर गेम डेवलपर्स को लगातार खिलाड़ियों से कई शिकायतें मिलती हैं, तो वे निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। यो स्पैमर, विंटर ड्रैगन सही है। दोस्तों, चलो उस MFER के खाते की सामूहिक रिपोर्ट करते हैं। ऊपर की चैट सिलास की मुस्कुराहट का कारण है। सिलास को यह अजीब लगा कि वे उसके खाते की सामूहिक रिपोर्ट करके उसे गंदा करना चाहते हैं, लेकिन बस इतना ही, उसे यह मजेदार लगा। वह उनकी बकवास से परेशान नहीं था क्योंकि वह जानता था कि उसका खाता सुरक्षित रहेगा क्योंकि उनकी रिपोर्ट और शिकायतें 0 पर भेज दी जाएंगी। लूनर जैसे अजी होने के कई लाभ हैं। चीजें एक व्यक्ति के नियंत्रण में होती हैं। मामले को एक तरफ रखते हुए सिलास फ्रेश होने और दिन की तैयारी करने के लिए बाथरूम में चला गया। आज वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने की योजना बना रहा है। संस्थान में प्रवेश लिए हुए उसे 3 महीने हो गए हैं, अगर 3 महीने से ज्यादा नहीं, और वह एक बार भी कक्षाओं में नहीं गया। ताज़ा होने के बाद वह नाश्ते के लिए नीचे चला गया। टेबल पर किम और एलेक्स पहले से ही बैठे थे और जब वह पहुंचा तो वह खाने वाला था। गुड मॉर्निंग किम, उसने अपनी सीट पर बैठते ही अभिवादन किया। हाय सिलास, आपकी रात कैसी रही? सिलास को खाना परोसते समय किम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत बढ़िया, सिलास ने जवाब दिया और एलेक्स की ओर मुड़ा। आप कैसे हैं चैंप? क्या आपको अच्छी नींद आई? सिलास ने अपने बालों को हल्के से हिलाते हुए पूछा। सिलास के सवाल के जवाब में एलेक्स ने सिर हिलाया और मुस्कुराया और अपना खाना खाने लगा। परिवार ने एक साधारण नाश्ता किया और जब वे नाश्ता कर चुके तो किम ने मेज से बर्तन साफ कर दिए, जबकि एलेक्स और सिलास जाने के लिए तैयार हो गए। चलो चैंप, चलो, सिलास ने कहा। उसने एलेक्स का हाथ पकड़ा और दोनों घर से बाहर चले गए। अलविदा माँ, एलेक्स ने घर से निकलने से पहले चिल्लाया। सिलास, किम। एलेक्स की हरकत ने सिलास और किम को चौंका दिया। उन्हें ये बहुत अविश्वसनीय लगा कि एलेक्स वास्तव में किम को माँ कहेगा। ये पहली बार है क्योंकि सिलास और किम दोनों ने कभी एलेक्स को किम को माँ कहते नहीं सुना, नहीं उन्होंने उसे क्रिस को पिताजी कहते सुना। किम ने इसका प्रभाव अधिक महसूस किया। उनके साथ रहने के 10 महीने हो चुके हैं और आज पहली बार है कि एलेक्स वास्तव में अपनी मर्जी से उससे बात करेगा। उनकी पिछली बातचीत हमेशा छोटी और संक्षिप्त होती थी, जिसमें किम हमेशा पहल करने वाला होता था, जैसा कि सिलास के साथ पहले होता था। अगर वह ईमानदारी से कहे तो उसके और 2 भाई बहनों के बीच पिछले रिश्ते से पहले हम सबसे अच्छा तो यह है कि वे परिचितों की तरह ही हैं। हाल ही में सिलास के साथ उनकी थोड़ी प्रगति हुई थी, जिससे वह बहुत खुश थी, लेकिन एलेक्स के साथ कोई प्रगति नहीं। एलेक्स क्या तुम कृपया इसे फिर से कह सकते हो? किम ने पूछा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी और उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गई थीं। अलविदा माँ, एलेक्स ने कहा। उसने जो कहा था उसे दोहराते हुए। एलेक्स को दोहराते हुए सुनकर किम उसकी ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया और उसके बालों को धीरे से सहलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने एलेक्स को गले लगाया, किम को लगा कि यह पल बहुत ही अवास्तविक था और वह चाहती थी कि यह हमेशा के लिए रहे। धन्यवाद एलेक्स, किम ने कहा, जबकि वह एलेक्स के बालों को सहलाती रही। उसकी आंखें नम थीं और उसे आंसू बहने से रोकने के लिए अपनी सारी इच्छाशक्ति लगानी पड़ी। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करते हुए किम ने एक गहरी सांस ली और उसे धीरे धीरे बाहर निकाला। कई गहरी सांसें लेने के बाद वह आखिरकार अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई। उसने उसे गले से छुड़ाया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देखा, जबकि वह प्यार से उसके बालों को सहलाती रही। उसने अपने दिल में एक मीठी सी भावना महसूस की। हालांकि उसे नहीं पता था कि एलेक्स में ऐसा क्या हुआ कि वह बदल गया और उसे माँ कहने लगा, लेकिन वह खुश थी क्योंकि यह एक स्वागत योग्य बदलाव था। उसने एक बार फिर एलेक्स के चेहरे की ओर देखा और उसके बालों को सहलाते हुए मीठी सी मुस्कान बिखेरी। माँ यहाँ हैं, ठीक है, तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो, ठीक है, किम ने कहा और एलेक्स ने सिर हिलाया। हाँ माँ, अच्छा, तुम्हें इंतज़ार करवाने के लिए मुझे माफ़ करें, किम ने कहा और सिलास की ओर देखा और मुस्कुराई। सिलास ने किम को अपनी ओर देखते हुए देखा और मुस्कुराया। ईमानदारी से कहूँ तो पूरी स्थिति उसके लिए भी उतनी ही चौंकाने वाली थी। एलेक्स के भाई और बचपन से ही उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति के रूप में सिलास जानता था और समझता था कि एलेक्स किस तरह का व्यक्ति है। यही कारण है कि उसे पूरी स्थिति चौंकाने वाली लगी। हालांकि उसके मन में अपने विचार और सवाल थे, लेकिन वह जानता था कि यह पूछने का सबसे अच्छा समय नहीं था। बाय किम,
सिलास ने कहा और घर से निकलते समय एलेक्स का हाथ थाम लिया और कार में बैठ गया। तारानकन 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 तारानकन। कुछ मिनट बाद एलेक्स के स्कूल के रास्ते में गाड़ी चलाते समय सिलास को याद आया कि एलेक्स ने किम को मां कहा था और वह मुस्कुराया और उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। सिलास ने सवाल पूछने का फैसला किया क्योंकि वह अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता था। तुमने ऐसा क्यों किया? दूसरे लोग तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं और मुझे पता है कि तुम्हारे किम को मां कहने का एक कारण है। तुम कभी कभी मूर्ख बनने की कोशिश कर सकते हो लेकिन मुझे पता है कि तुम उससे ज्यादा समझदार हो। क्लास में अव्वल आने की तुम्हारी स्थिति यह साबित करती है। तो तुमने ऐसा क्यों किया? एलेक्स ने सिलास का सवाल सुना और एक पल के लिए उसे देखा और फिर चुपचाप आगे की सड़क पर देखने लगा। अपनी उम्र और ऊंचाई के कारण वह ज्यादा कुछ नहीं देख पाता था लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं जानना चाहता था कि किसी को मां कहना कैसा लगता है और किसी को मां कहना कैसा लगता है, एलेक्स ने जवाब दिया जबकि वह सड़क की ओर देखता रहा। जब सिलास ने यह सुना तो वह क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। तभी उसे यह बात समझ में आई। एलेक्स अपनी मां को कभी नहीं जान पाया क्योंकि जब वह 2 साल का था तब उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बहुत ही समान परिस्थितियों से गुजरा था, सिलास समझ सकता है कि एलेक्स कैसा महसूस करता है। दूसरे बच्चों को अपने माँ बाप को पकड़े हुए देखना कठिन है और आप अपनी तरफ देखते हैं तो कोई नहीं मिलता। कम से कम ये कहना दर्दनाक है और सिलास जानता था कि अगर उसके पिता ने एलेक्स की मां से शादी नहीं की होती तो वह जीवित नहीं रह पाता। सिलास जानता था कि एलेक्स के मन में सवाल है और उसे एलेक्स से बात करने की ज़रूरत है। ये देखते हुए कि विषय क्या होने वाला है, वह जानता था कि बातचीत बहुत लंबी होने वाली है और उसने कोई उचित जगह ढूंढी और रुक गया। वह जानता था कि इससे एलेक्स को स्कूल के लिए देर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए यह बहुत कम महत्वपूर्ण था। मुझे बताओ, तुम क्या जानना चाहते हो? सिलास ने पूछा। एलेक्स ने एक पल के लिए सिलास को देखा और फिर उसकी बंद मुट्ठी को देखने के लिए मुड़ा। मेरी माँ कौन है? माँ? वह कौन है? एलेक्स ने पूछा। उसने सिलास को 10 साल के बच्चे की तरह बहुत सारी भावनाओं के साथ देखा, फिर अपना सिर नीचे करके उसकी बंद मुट्ठी को देखा। एलेक्स का सवाल सुनकर सिलास ने आह भरी। एलेक्स के विचारों से नहीं पता थे, लेकिन वह उसकी आंखों में देखी गई भावनाओं से बहुत परिचित था, क्योंकि वह बहुत लंबे समय से वही भावनाएं महसूस कर रहा था। यह मुश्किल होने वाला है, उसने खुद से सोचा। सिलास को नहीं पता था कि इसके बारे में कैसे जाना जाए। क्या उसे एलेक्स को उसकी मां की पहचान बता देनी चाहिए? अगर उसने और सवाल पूछे तो क्या होगा? उसने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और अपनी क्षमता के अनुसार ईमानदारी से एलेक्स के सभी सवालों का जवाब देने का फैसला किया। उसे लगा कि एलेक्स कम से कम इतना तो हकदार है। पिताजी, आप ही हैं जो यहाँ होने चाहिए, उसके सवालों का जवाब देने चाहिए, सिलास ने मन ही मन खुद से कहा और एलेक्स की ओर देखते हुए एक धीमी आह भरी। तुम्हारी माँ, उसका नाम जैस्मीन है, जैस्मीन कट। मुझे यकीन है कि तुम्हें पहले से ही पता है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें विस्तार से बताना चाहूँगा, सिलास ने कहा और रुक गया, क्योंकि वह एलेक्स की ओर देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बात जारी रखने से पहले उससे अनुमति लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलेक्स से उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि बच्चा अपना सिर नीचे किए हुए अपनी मुट्ठी को देखता रहा। सिलास ने ये देखा और जो वह कह रहा था उसे जारी रखने का फैसला किया। तुम्हारी माँ, जब तुम 2 साल के थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। ये स्तन कैंसर था, सिलास ने कहा और आगे बोलने से पहले एक पल के लिए रुका। उसे ठीक किया जा सकता था, हो सकता है, लेकिन जब हमें पता चला तो वह पहले से ही अंतिम चरण में थी। इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उसके निदान के बाद उसने अनुरोध किया कि वे उसे कुछ और महीने जीने में मदद करें, ताकि वह तुम्हारा, हमारा ख्याल रख सके। वे सफल हुए और वह 6 महीने और जीवित रहने में सक्षम हुई, अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आप दोनों की और हम दोनों की देखभाल करते हुए। इस समय सिलास की आंखें भी नम थीं, जो उसे अजीब लगा। आखिरी बार कब उसकी आंखों में आंसू आए थे? सिलास ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और एक विराम लिया और एलेक्स को देखा, जो अब चुपचाप उसके बगल में रो रहा था। उसकी मुट्ठी अभी भी बंद थी। जब उसने ये देखा तो सिलास को अपने दिल में एक पीड़ा महसूस हुई, जैसे कि तलवार उसके आर पार हो गई हो। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एलेक्स के सिर को गले लगाया, उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। सिलास ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह चुपचाप एलेक्स के बालों को सहलाता रहा। उसे नहीं पता था कि और क्या कहना है और इस समय उसके प्रति उसकी भावनाएं विचित्र थीं।
चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसकी आंखें नम हो रही थीं और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके सीने में भी घुटन महसूस हो रही थी और उसका दिल अलग अलग जटिल भावनाओं से भरा हुआ था, जैसे कि एलेक्स की पिछली यादें, माँ की याद उसके दिमाग में कौंधती है। उसे वह दिन अच्छी तरह याद है, वह दिन जब एलेक्स की देखभाल करते हुए वह अचानक घर पर गिर पड़ी थी और वह कितना घबरा गया था। सिलास को याद है कि कैसे उसके 12 वर्षीय स्व ने अपने पिता को कॉल करने से पहले एम्बुलेंस को कॉल किया था। उसे याद है कि कैसे एम्बुलेंस आए और उसे ले गई, और परिवार के बाकी लोग उसके पीछे पीछे चले गए। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर और नर्स उसे होश में लाने में सफल रहे, क्योंकि बहुत सी प्रक्रियाएं की गई थीं जिन्हें सिलास समझ नहीं पाया था। सिलास को याद था कि कैसे उसके पिता ने सब कुछ होते हुए भी बहुत शांत भाव बनाए रखा था। यहाँ तक कि जब उसे लेट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर का पता चला, तब भी उसके पिता ने बस अपनी मां को गले लगाया और ऐसी बातें कही जो उसने उसके कानों में नहीं सुनी थी। सिलास को लगा कि उसके पिता को इस बात की परवाह नहीं थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे कभी नहीं पता चला कि वह इतना गलत था जब तक कि उसकी मां मर नहीं गई। एलेक्स की मां की मृत्यु ने परिवार को झकझोर दिया और परिवार में एक गहरी खाई जैसी शून्यता पैदा कर दी, एक शून्यता जो आज भी मौजूद है। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे याद आया कि कैसे उसके पिता हर रोज खुद को कमरे में बंद कर लेते थे और अकेले में रोने के अलावा कुछ नहीं करते थे। हालांकि सिलास को वास्तव में नहीं पता था कि उसके पिता उस समय क्या कर रहे थे, लेकिन जब भी वह अपने कमरे से बाहर निकलता था तो उसकी बड़ी बड़ी लाल सूजी हुई आंखें इस बात का संकेत थीं। सिलास को लगा कि यही कारण था कि वह अपने पिता के दुर्व्यवहार करने वाले स्वभाव के कारण उनसे पूरी तरह से नफरत नहीं करता था। जब उसे अतीत याद आता था तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह पाता था। कौन जानता था कि एक दिन वह उसके चेहरे पर वह चमकीली मुस्कान फिर से नहीं देख पाएगा, कि वह उसे अपना नाम पुकारते हुए नहीं सुन पाएगा, कि वह उसे गले नहीं लगा पाएगा और उसके बालों को सहला नहीं पाएगा या उन्हें उलझा नहीं पाएगा। कभी कभी जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल हो सकती है। अज्ञात समय बीतने के बाद सिलास आखिरकार अपने विचारों को इकट्ठा करने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हुआ। उसने अपने चेहरे पर बहते आंसुओं को पोंछा और एक गहरी सांस ली। उसने देखा कि एलेक्स ने भी रोना बंद कर दिया है, उसकी मुट्ठी खुल गई है। उसने एलेक्स पर से अपनी पकड़ ढीली की और देखा कि वह पहले से ही सो रहा था। वह रोते रोते सो गया, सिलास ने आह भरते हुए कहा। जब उसने एलेक्स को देखा जो गहरी नींद में सो रहा था, उसके चेहरे पर एक सुकून भरा भाव था। मुझे लगता है मुझे उसे घर ले जाना होगा, इस हालत में आज वह स्कूल नहीं जा पाएगा। सिलास ने कार स्टार्ट की और यू टर्न लेकर घर वापस आ गया। जब वे घर पहुंचे तो सिलास ने एलेक्स को उठाया जो अभी भी सो रहा था। उसे उसके कमरे में छोड़ने के बाद सिलास नीचे गया और सोफे पर लेट गया। उसे मानसिक रूप से बहुत थका हुआ महसूस हुआ, ऐसा कुछ जो उसने काफी समय से महसूस नहीं किया था। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और उसे अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने की उसकी पिछली योजना उसके दिमाग से निकल गई है, क्योंकि वह बस लेटना, खुद को सिकोड़ना और सोना चाहता है। जैसे ही वह बिस्तर पर लेट गया, सिलास के विचार अतीत में वापस चले गए और बहुत सारी यादें, सुखद और दुखद, सतह पर उभर आईं। उसने अपने अतीत और वर्तमान के कार्यों, अपने परिवार की पिछली और वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा। उसने उस समय के बारे में सोचा जब एलेक्स की मां, जैस्मीन अभी भी जीवित थी। कैसे उसने एलेक्स को जन्म देने से पहले और बाद में अपने बेटे की तरह उसकी देखभाल की। कैसे उसने अपने निदान के बाद भी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी देखभाल की। कैसे उसने अपने बेटे की तरह उसकी देखभाल की। यही कारण है कि वह हमेशा उसे मां कहता था और सौतेली मां नहीं। सिलास को वह घुटन और मौत जैसी खामोशी याद आई जो उस दिन घर में छा गई थी जब वह मरी थी। उसे याद आया कि कैसे वह उसके पिता अस्पताल में उसके बगल में बैठे थे और उसके तेजी से ठंडे होते शरीर को देखते हुए मुस्कुराए, एक मुस्कान जो तीव्र दर्द और उदासी से भरी हुई थी। एक मुस्कान जिसने इतनी सारी भावनाओं को व्यक्त किया कि वह उस समय समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वह समझ गया। उसे ये भी याद आया कि वह कैसे रोना चाहता था लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। वह अपनी मां को जगाने के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ विफल हो गई। वह उसे तब तक हिलाना चाहता था जब तक कि वह जाग न जाए, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक लिया। उसे याद आया कि कैसे उस समय युवा एलेक्स ने उसे आंसू भरी आंखों से देखा और कहा, भाई। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी क्षमता के अनुसार एलेक्स की देखभाल करने का निर्णय लिया था,
लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो क्या वह वास्तव में कह सकता है कि उसने अपनी क्षमता के अनुसार एलेक्स की देखभाल की है? बेशक, वह जानता था कि वह अपनी मां की अनुपस्थिति से छोड़े गए खालीपन को पूरी तरह से भरने में सक्षम नहीं होगा, खासकर उनके जीवन में उनके पिता की अनुपस्थिति के साथ, लेकिन क्या उसने पर्याप्त किया? उसने अपने अतीत के बारे में सोचा और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में सोचा। कुछ निर्णय उसे बहुत ही बुद्धिमानी भरे लगे और कुछ निर्णय उसे बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगे। सिलास ने अपने अस्तित्वहीन सामाजिक जीवन, लोगों के साथ अपने खराब संबंधों और अपने बिगड़े हुए परिवार के बारे में सोचा। ये सब सोचते हुए उसने गहरी सांस ली। मैं उस समय बहुत मूर्ख था, लेकिन क्या मैं वास्तव में बदल गया हूँ? सिलास ने अपने पिछले निर्णयों के बारे में सोचते हुए खुद से पूछा। उसके विचार सिस्टम मिलने के बाद हुई घटनाओं की ओर भी चले गए, और जब उसे अपने कुछ मूर्खतापूर्ण निर्णय याद आए तो वह शर्मिंदगी से अपना माथा पीटने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे वास्तव में अपने बारे में बहुत सी चीजें बदलनी हैं। मुझे हर तरह से और हर संभव तरीके से बेहतर बनने की जरूरत है, सिलास ने निर्णय लेते हुए कहा। उसकी पहले की झुकी हुई आंखें, जो अब दृढ़ संकल्प और थकावट की भावना से चमक रही थी, अब हमेशा की तरह ऊर्जावान भावना से बदल गई थी। लूना, सभी विषयों और टॉपिक पर सभी शैक्षिकी सामग्रियों को एक लिखित फाइल में संकलित करें और इसे मेरे लैपटॉप पर अग्रेषित करें, सिलास ने कहा, और बैठने की स्थिति में आ गया। खुद को बेहतर बनाने और खुद को बेहतर बनाने के प्रयास में, सिलास ने पहले अपने ज्ञान के आधार को बढ़ाने का फैसला किया। इसमें बहुत समय नहीं लगा। इससे पहले कि एक बड़ी फाइल जो लगभग उसके लैपटॉप को धीमा कर देती, लूना द्वारा भेजी गई। सिलास ने गियर को लैपटॉप से जोड़ा और टेलीपैथिक रूप से फाइल पर क्लिक करने से पहले सीट पर लेट गया। फाइल पर क्लिक करने के तुरंत बाद एक विशाल दस्तावेज प्रदर्शित हुआ और सिलास ने इसे तेजी से पढ़ना शुरू कर दिया। फाइल में मौजूद हर ज्ञान और जानकारी को अवशोषित कर लिया। सिलास द्वारा दस्तावेज को तेजी से पढ़ने से पहले एक अज्ञात अवधि बीत गई। फाइल जो 3 टेराबाइट से अधिक के विशाल संग्रहण स्थान पर कब्जा कर रही थी, यहाँ तक कि इसकी संपीड़ित अवस्था में भी, सिलास द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई थी। सिलास द्वारा फाइल में मौजूद सभी जानकारी को तेजी से पढ़ने और अवशोषित करने में सक्षम होने का कारण उसकी इडिटिक मेमोरी थी। ऐसा कुछ जो उसे अपनी बुद्धिमत्ता के आंकड़े को उसकी सीमा तक बढ़ाने के बाद मिला था। सिलास ने अपने ज्ञान के आधार को बेहतर बनाने का कारण, भले ही ज्ञान और जानकारी पहले से ही लूनर के डेटाबेस में हो, ये है कि उसे इसकी आवश्यकता महसूस हुई। वह जानता था कि वह हमेशा लूनर पर निर्भर नहीं रह सकता। इसके अलावा उसने लूनर इसलिए बनाया क्योंकि उसे भविष्य में अपने द्वारा किए जाने वाले सभी प्रोजेक्ट में सहायता की आवश्यकता थी। अपने ज्ञान के आधार को बढ़ाने का निर्णय लेने का एक और कारण यह है कि उसे अन्य चीज़ों के बारे में कोई जानकारी या ज्ञान नहीं है। सिस्टम स्टोर से प्राप्त ज्ञान या अन्य कौशल से संबंधित ज्ञान के अलावा सिलास को और कुछ नहीं पता था। ये बेवकूफ़ी होगी अगर उसे कुछ महत्वपूर्ण करने की आवश्यकता है लेकिन उसके पास ये ज्ञान नहीं है कि इसे कैसे किया जाए, और लूनर उपलब्ध नहीं है। अगर वह खुद को ऐसी स्थिति में पाता है तो वह इसे कैसे करेगा? वह खुद को इस झंझट से कैसे बाहर निकालेगा? सिलास ने ये सोचा और एक गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि पहले से ही डूबते सूरज के कारण आसमान काला हो रहा था, जो दर्शाता है कि शाम हो चुकी थी। अब बहुत देर हो चुकी है और किम जल्द ही घर आ जाएगी, सिलास ने खुद से कहा, जैसे ही वह खड़ा हुआ और एलेक्स के कमरे में गया। वह एलेक्स को देखना चाहता है क्योंकि उसने वापस आने के बाद से उसका हालचाल नहीं पूछा है और उसने उसे नीचे आते नहीं देखा है। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि एलेक्स अभी भी बिस्तर पर था, लेकिन उसने देखा कि वह पहले से ही जाग रहा था। एलेक्स, सिलास ने पुकारा और अपने बिस्तर की ओर चला गया। एलेक्स ने सिलास की आवाज़ सुनी और सिलास की ओर देखने लगा। भाई, उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम कैसे हो, चैंप? अब बेहतर महसूस कर रहे हो? सिलास ने पूछा, जैसे ही वह बिस्तर पर उसके बगल में बैठा। हाँ, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, एलेक्स ने उत्तर दिया और सिर हिलाया। सिलास ने ये देखा और मुस्कुराया। उसने समझा कि एलेक्स अभी भी अपने दिमाग में सब कुछ सोच रहा होगा। ये कुछ हिस्सा है जिससे वह पहले भी गुजर चुका है और वह इससे बहुत परिचित था। तुम्हें पता है कि तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, है ना? कुछ भी, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ हूँ। यह मत भूलना, सिलास ने कहा, जैसे ही उसने एलेक्स के बालों को हिलाया और एलेक्स मुस्कुराया। वे दोनों चुपचाप ऐसे ही रहे, उनके विचार एक दूसरे से अनजान थे और एक शांत चुप्पी छा गई कमरे में घुसा। भाई, माँ कैसी थी? एलेक्स ने अचानक कमरे में सन्नाटा तोड़ते हुए पूछा।
सिलास ने एलेक्स की तरफ देखा और मुस्कुराया। एलेक्स का सवाल कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद थी। वह जानता था कि उसके लिए अपनी माँ के बारे में पूछना, उसके बारे में और जानना स्वाभाविक था, भले ही वह पहले ही मर चुकी हो। इस बार एलेक्स के सवाल से उसकी यादें फिर से ताज़ा हो गईं। माँ के बारे में क्या? माँ बहुत अच्छी इंसान थी। एक अच्छी माँ। वह बेशक खूबसूरत थी और आपने अपनी उन बारिश के बादलों जैसी आंखों से उन्हें अपनाया। माँ बहुत प्यारी थी और वह बहुत अच्छी कुक भी थी। यह उन सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है जो मुझे उनके बारे में पसंद थी। उनका खाना हमेशा स्वादिष्ट होता था। साथ ही वह तुमसे बहुत प्यार करती थी। मरने से पहले उन्होंने हम दोनों के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी, सिलास ने कहा, और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिल गई। अगर वह ईमानदारी से कहे तो एलेक्स की माँ ही वह कारण थी जिसकी वजह से वह किम के उनके जीवन में आने पर उनके खिलाफ थे। उसे डर लगा कि वो यादें जो उसने अपने दिल में छुपा रखी थी, वो यादें जो वो हमेशा तब याद करता था जब भी वो दुखी होता था ताकि खुद को फिर से खुश महसूस कर सके। यादें जो उसे उन अंधेरे और निराशाजनक दिनों से बाहर निकलने में मदद करती थीं जो उसके पिता ने उसे दिए थे। उसे डर लगा कि उन्हें भुला दिया जाएगा और उनकी जगह कुछ और ले लेगा, और यही वजह थी कि वो किम से नफरत करता था। कोई कह सकता है कि वो बहुत बेवकूफ़ था। सिलास ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की और एक धीमी आह भरी और एलेक्स को देखा, जो गहरे विचारों में डूबा हुआ लग रहा था, और उसने उसे जाने देने और उसे परेशान न करने का फैसला किया। सिलास जानता था कि एलेक्स आम 10 साल के बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करता। घर में स्थिति के कारण, उसके पिता का अपमानजनक स्वभाव और उनकी मां की मृत्यु, एलेक्स बहुत जल्दी परिपक्व हो गया। हालांकि उसके पास एक औसत वयस्क का स्वभाव या बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन वो अपनी उम्र के ज्यादातर बच्चों से ज्यादा होशियार था। सिलास अपने विचारों में डूबा हुआ था जब उसने एलेक्स को उससे सवाल पूछते सुना। नई माँ, उसके बारे में क्या वह अच्छी है? एलेक्स ने पूछा। सिलास एलेक्स के सवाल से हैरान था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे पूछेगा। बेशक वह जानता था कि एलेक्स जिस नई माँ के बारे में बात कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि किम थी। एलेक्स के सवाल ने उसके विचारों को फिर से जगा दिया और इस बार ये किम के बारे में था। सिलास को वह पहला दिन याद आया जब किम उनके जीवन में आई थी और कैसे उसने उसकी उपस्थिति पर कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उसे याद आया कि कैसे उसने एलेक्स को लिया और उसे और उसके पिता को छोड़ दिया जब उसका अभी भी परिचय कराया जा रहा था। यह एकमात्र दिन था जब उसने अपने पिता के अधिकार को अपवित्र करने का साहस किया था, और वह भाग्यशाली था कि उस रात उसे पिटाई नहीं मिली। उसके परिचय के बाद किम हर हफ्ते मिलने आती थी, लेकिन सिलास हमेशा उसे सर्दी जुकाम देता था, और ये तब भी जारी रहा जब वह उनके साथ रहने लगी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो क्या उसने वास्तव में कुछ गलत किया था? जवाब एक ठोस नहीं है। एक प्रकार की नापसंदगी और घृणा होती है जो किसी व्यक्ति को बिना किसी वैध कारण के दूसरे के प्रति होती है। सिलास को किम के प्रति ऐसी ही भावना थी। एलेक्स के सवाल पर वापस आते हैं, क्या किम अच्छी है? सिलास समझ गया कि एलेक्स का उस सवाल से क्या मतलब था। क्या किम एक अच्छी माँ है? इस तथ्य को अलग रखते हुए कि उसके अपने कोई बच्चे नहीं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर उसे मौका दिया जाता तो किम सबसे अच्छी माँ होती। तो क्या किम एक अच्छी माँ है? नहीं, क्योंकि उसे मौका नहीं मिला। हाँ, वह एक अच्छी माँ है, सिलास ने एलेक्स के सवाल का जवाब दिया। क्या वह मेरी नई माँ बन सकती है? एलेक्स ने पूछा। हाँ, वह बन सकती है, सिलास ने सिर हिलाते हुए कहा, जबकि उसने एलेक्स के बालों को सहलाया। सिलास ने एलेक्स के बालों को सहलाना बंद कर दिया और खिड़की से बाहर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसके विचार अज्ञात थे। वे दोनों अभी भी गहरे विचारों में थे जब उन्होंने लिविंग रूम से अपने नाम पुकारे जाने की आवाज़ सुनी। चलो एलेक्स, लिविंग रूम में चलते हैं। माँ, मैं वापस आ गया हूँ, सिलास ने कहा, और उसने एलेक्स को बिस्तर से उठाया और नीचे लिविंग रूम में जाने लगा। नीचे जाते समय वे सीढ़ियों पर किम से मिले। तुम लोग ऊपर थे। मैं सोच रही थी कि जब मैं अंदर आई तो लिविंग रूम में कोई क्यों नहीं दिखा। किम ने अचानक रुककर एलेक्स का चेहरा देखा। एलेक्स, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? किम ने पूछा, क्योंकि उसने उसके चेहरे की जांच की कि क्या उसमें कुछ गड़बड़ है। कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, एलेक्स ने जवाब दिया। एलेक्स को अपनी माँ को बुलाते हुए सुनकर किम कुछ पल के लिए चौंक गई। हाँ, उसने सुबह उसे माँ को बुलाया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे पहले से ही इसकी आदत हो गई होगी। यह अभी भी चौंकाने वाला था और हमेशा उसे एक मीठा एहसास देता है। क्या तुम्हें यकीन है, एलेक्स? किम ने पूछा,
क्योंकि वह ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि वह वास्तव में ठीक है। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, एलेक्स ने आश्वस्त मुस्कान के साथ कहा। वह ठीक है, उसे उठे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। लगता है कि इसी वजह से उसका चेहरा ऐसा दिख रहा है, सिलास ने कहा। किम ने उन दोनों की बातें सुनी और राहत की सांस ली। उसे लगा कि एलेक्स का चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे वह पहले रो रहा था, लेकिन चूंकि एलेक्स ने कहा कि वह ठीक है और सिलास ने इसकी पुष्टि की, तो उसने इसे ऐसे ही रहने देने का फैसला किया। यह अच्छी बात है। तुम दोनों नीचे मेरा इंतजार करो, मुझे ऊपर जाकर कपड़े बदलने दो, उसके बाद मैं आकर डिनर तैयार करूंगा, किम ने कहा और सिलास ने कहा। और एलेक्स ने सिर हिलाया। किम ने उन दोनों को नीचे लिविंग रूम में जाते देखा और वह भी कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चली गई। कुछ मिनट बाद किम नीचे आई, पहले से ही कपड़े बदल चुकी थी और वह रात का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। उसे कुछ मिनट लगे और उसने आखिरकार रात का खाना तैयार कर लिया और उसने खाना परोसना शुरू कर दिया। खाना परोसने के बाद सिलास और एलेक्स डाइनिंग टेबल पर आए और अपना खाना खाया और किम ने भी वही किया। बैठने के बाद उन्होंने अपना खाना खाना शुरू कर दिया। डाइनिंग का माहौल शांत और अजीब था। खाना खाते समय सिलास और किम के दिमाग में अलग अलग विचार चल रहे थे। खाना खाने के बाद टेबल साफ की गई, बर्तन साफ किए गए और वे सोने चले गए। अगली सुबह जब वह उठा तो सिलास बिस्तर से उठा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। खाना खाने के बाद वह नाश्ते के लिए नीचे चला गया। चूंकि वह कल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया था, इसलिए उसने एलेक्स को स्कूल छोड़ने के बाद आज वहां जाने का फैसला किया। जब वह भोजन कक्ष में पहुंचा तो किम और एलेक्स पहले से ही बैठे हुए थे। सुप्रभात किम, सिलास ने अपनी सीट पर बैठते ही अभिवादन किया। सुप्रभात सिलास, आपकी रात कैसी रही? किम ने पूछा जब वह भोजन परोसने लगी। बहुत बढ़िया था, सिलास ने उत्तर दिया और एलेक्स की ओर देखने लगा। आप कैसे हैं चैंप? आपकी रात कैसी रही? सिलास ने पूछा जब उसने अपने बालों को धीरे से सहलाया। ठीक है, एलेक्स ने उत्तर दिया और अपना खाना खाने लगा। सिलास ने देखा कि किम ने अपना खाना परोस दिया है और उसने भी खाना शुरू कर दिया। परिवार ने चुपचाप खाना खाया, लेकिन परिवार से बहुत परिचित किसी व्यक्ति ने कुछ बदलावों को देखा, विशेष रूप से एलेक्स और किम के बीच अधिक ध्यान देने योग्य। उनके बीच हमेशा की तरह तनावपूर्ण और दूरी भरे माहौल से कोई देख सकता था कि वे करीब आ गए हैं। यह एक ऐसा बदलाव था जिससे किम और वह बहुत खुश थे। सिलास के अपने कमरे से नीचे आने से पहले उसने एलेक्स से बातचीत शुरू करने की कोशिश की और वह सफल रही। हालांकि उन्होंने ज्यादा बात नहीं की क्योंकि उनके बीच बात करने के लिए कोई विषय नहीं था। किम को बहुत खुशी हुई क्योंकि एलेक्स अब उससे बात कर रहा था, एक वास्तविक बातचीत की तरह, और वह हमेशा की तरह एक शब्द नहीं जो वह हमेशा उससे पहले कहता था। सिलास ने भी बदलावों को देखा और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे भी बदलावों से बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि यह बहुत अच्छा होगा अगर एलेक्स और किम के बीच का रिश्ता वास्तव में माँ और बच्चे जैसा हो जाए। भले ही वे खून के रिश्तेदार न हों, और इसके अलावा ऐसा कभी नहीं कहा गया कि एक महिला उन बच्चों की माँ नहीं बन सकती जो उसके नहीं हैं। साथ ही माँ होना कोई ऐसी उपाधि नहीं है जो दी जाती है, बल्कि उसके कार्यों से अर्जित होती है, और किम के कार्य उसे एक होने के योग्य बनाते हैं। उसे ये भी लगा कि उनके बेहतर रिश्ते से उन दोनों को मदद मिलेगी, क्योंकि यह एलेक्स को उसकी माँ की मृत्यु से पैदा हुए खालीपन को भरने में मदद करेगा और उसे यह महसूस करने में मदद करेगा कि माँ होने का क्या एहसास होता है। सिलास उसके विचारों पर मुस्कुराया और अपना खाना खाना जारी रखा। उसने जल्दी से खाना खत्म किया और मेज से उठ खड़ा हुआ। एलेक्स ने भी अपना खाना खा लिया था और स्कूल के लिए तैयार था। उन दोनों ने किम का अभिवादन किया और घर से निकलकर कार की ओर चल पड़े। जब वे कार के पास पहुंचे तो सिलास ने दरवाज़ा खोला और एलेक्स के पीछे पीछे अंदर चला गया। एलेक्स के ठीक से बैठने के बाद सिलास ने कार स्टार्ट की और एलेक्स के स्कूल की ओर चल पड़ा। एलेक्स के स्कूल के रास्ते में सिलास ने एलेक्स को अपने स्थान बदलने की योजना के बारे में बताने का फैसला किया। एलेक्स, हम स्थान बदलने की योजना बना रहे हैं, सिलास ने कहा। उसे कल एलेक्स को इस बारे में बताना था, लेकिन हवा में मौजूद गहरी भावनाओं के कारण सिलास को इसके बारे में भूलना पड़ा। एलेक्स ने सिलास की बात सुनी और आगे की सड़क को देखने से पहले एक पल के लिए उसे देखा। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। सेंट जोस, मैंने वहाँ एक घर खरीदा है। हम बहुत जल्द वहाँ जाएंगे और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम स्कूल बदलना चाहते हो या नहीं, सिलास ने कहा। मैं स्कूल बदलना चाहता हूँ,
एलेक्स ने कहा और सिलास ने सिर हिलाया। वह ये नहीं पूछना चाहता था कि एलेक्स ने स्कूल बदलने के लिए इतनी आसानी से सहमति क्यों जताई, क्योंकि वह जानता था कि अगर इसके पीछे कोई कारण होगा तो एलेक्स उसे बता देगा। एलेक्स के स्कूल पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है, सिलास ने कहा जैसे ही एलेक्स ने दरवाज़ा खोला और कार से बाहर निकला। ठीक है, एलेक्स ने कहा और स्कूल की इमारत के प्रवेश द्वार पर जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर दिया। सिलास ने एलेक्स के इमारत में घुसने तक देखा, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर चला गया। तारांकन 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 तारांकन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के परिसर में एक काली कैमेरो खड़ी है और एक युवक कार से बाहर निकलता है। वह युवक जो अपनी कैजुअल काली शर्ट, काली पैंट और काले स्नीकर के साथ ऐसा लग रहा है जैसे वह अभी किसी छाया क्षेत्र से बाहर आया हो सकता है कि उसके रंग के चुनाव में कुछ भी फैशनेबल न हो, लेकिन जब वह संस्थान के परिसर से गुजरता है तो उसकी शक्ल देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वह कौन सा निग्गा है? वह इस जगह का मालिक क्यों है? एक अनजान आदमी ने उसके बगल में खड़े दूसरे आदमी से पूछा। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार? तुम खुद उसके पास क्यों नहीं जाते और उससे क्यों नहीं पूछते? दूसरे ने जवाब दिया और चलने लगा। युवक सिलास ने दोनों के बीच बातचीत सुनी, लेकिन उसने केवल मुस्कुराया और अपने सामने की इमारत की ओर चलता रहा। केवल वे दोनों ही उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसने देखा कि उसे देखने वाले लगभग सभी लोगों के मुंह पर वही बातचीत का विषय था। सिलास ने उनमें से किसी पर भी ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह इमारत में चला गया और व्याख्यान कक्ष में चला गया। व्याख्यान कक्ष के अंदर सिलास व्याख्यान कक्ष के एकांत कोने में एक कुर्सी की ओर चला गया और अपनी सीट पर बैठ गया। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठा, उसने देखा कि लगभग सभी की नज़रें उस पर थीं। सिलास उनके चेहरों पर अलग अलग भाव देख सकता था, कुछ उत्सुकता। कुछ लोग उसे अजीब भाव से देख रहे थे, जिससे वह संदेह में अपनी भौहें ऊपर उठा रहा था। कुछ लोगों में स्पष्ट शत्रुता थी, जो सिलास को मज़ेदार लगी, क्योंकि उसे इसका कारण समझ में नहीं आया। सिलास ने उन्हें अनदेखा करने का फैसला किया और अपना फ़ोन निकाला और गचा गेम खेलना शुरू कर दिया। सिलास यहाँ सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वह कॉलेज लाइफ का अनुभव करना चाहता है और देखना चाहता है कि यह कैसा होता है, लेकिन वह अभी किसी से बातचीत नहीं करना चाहता था। अभी जब क्लास के इंचार्ज प्रोफेसर अंदर आए, तब सिलास अपने फ़ोन पर बात कर रहा था। जब वह आदमी, एक गणित का प्रोफेसर अंदर आया, तो उसने बोर्ड पर कुछ लिखा और पढ़ाना शुरू कर दिया। जब सिलास व्याख्यान सुन रहा था, तो कल उसने जो बहुत ज़्यादा ज्ञान सीखा था, उसके कारण उसे लगा कि वह क्लास में अपना समय बर्बाद कर रहा है। ये बहुत आसान लगता है। मुझे लगा कि गणित, भौतिकी, ज्यामिति कठिन है, लेकिन वे बेहद सरल हैं। मुझे लगता है कि अधिकतम बुद्धि होने पर आपके साथ ऐसा ही होता है, सिलास ने खुद से सोचा और मुस्कुराया। हालांकि सिलास को क्लास बहुत सरल और सहज लगी, लेकिन दूसरों के लिए यह वैसा नहीं था, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर लोग प्रोफेसर को बात करते हुए देख रहे थे, जैसे कि वह किसी उच्च लोक से आया हो। सिलास व्याख्यान कक्ष से बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। अब जब हालात ऐसे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? सिलास ने खुद से सोचा। उसे अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ अपना नाटक जारी रखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसे लगा कि अब उसके लिए उनका कोई उपयोग नहीं है। इसके अलावा मैं इधर उधर आलस्य नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बहुत से काम करने हैं, और वह भी जल्दी से, सिलास ने खुद से कहा। उसने इस बारे में सोचा और कक्षा के बाद राष्ट्रपति ओडेटा से मिलने और उनसे बातचीत करने का फैसला किया। सिलास ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और व्याख्यान सुनना जारी रखा। हालांकि उसे कक्षा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कौन जानता है कि वह कब कुछ नया सीख सकता है, और जैसा कि वे कहते हैं, कोई भी ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता। व्याख्यान समाप्त होने के बाद सिलास खड़ा हुआ और व्याख्यान कक्ष से बाहर चला गया। बाहर निकलते समय उसने देखा कि कुछ लोग उसके पीछे खड़े होकर उसका पीछा कर रहे थे और कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत धीमे थे। दुर्भाग्य से उनके लिए, चाहे उनके मन में जो भी विचार हों, यह आखिरी दिन होगा जब वे सिलास को उनके साथ कक्षा में बैठे देखेंगे। व्याख्यान कक्ष और भवन से बाहर निकलने के बाद सिलास अपनी कार तक गया, उसमें सवार हुआ और उस भवन में चला गया जहां राष्ट्रपति ओडेटा का कार्यालय है। राष्ट्रपति ओडेटा के कार्यालय की दूरी के कारण उसके लिए पैदल जाना बहुत ही अवास्तविक होगा, और फिर भी उसे अपना काम पूरा करने के बाद वापस आकर अपनी कार लेनी होगी। जब सिलास इमारत में पहुंचे, तो उन्होंने कार रोकी, कार से बाहर निकले और उनके कार्यालय की ओर चल पड़े। उनके कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचने से पहले सिलास ने राष्ट्रपति ओडेटा की सचिव को देखा,
जिन्होंने उन्हें सिर हिलाकर इशारा किया और उन्हें अंदर जाने के लिए कहा। वह तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसने कहा, और वह जो कर रही थी उसे जारी रखा। उन्होंने राष्ट्रपति ओडेटा को पहले ही सूचित कर दिया था कि वह आ रहे हैं, क्योंकि वही सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह उपलब्ध हों और उनकी यात्रा व्यर्थ न जाए। जब उन्होंने सचिव की बात सुनी तो सिलास ने उनकी आंखों में आश्चर्य देखा, लेकिन उन्होंने परेशान नहीं किया, क्योंकि वह राष्ट्रपति ओडेटा के कार्यालय की ओर चलते रहे और उन्हें उनके कार्यालय के दरवाजे तक पहुंचने में कुछ सेकंड लगे। सिलास दरवाज़ा खोलने ही वाले थे कि उन्हें दरवाजे की दूसरी तरफ से एक अधिकारपूर्ण आवाज़ सुनाई दी। अंदर आइए, मी सिलास। दरवाजे के जवाब में सिलास ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। राष्ट्रपति ओडेटा के दफ्तर के अंदर। मी सिलास, आपको देखकर अच्छा लगा। आप यहाँ क्यों आए हैं? राष्ट्रपति ओडेटा के शब्द मुंह में ही अटक गए थे। जब उन्होंने उस अनजान लेकिन परिचित व्यक्ति को अपने दफ्तर में आते देखा तो उनकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। मी सिलास, उन्होंने पूछा, ये पुष्टि करने की कोशिश करते हुए कि उनकी आंखें उनके साथ कोई चाल नहीं चल रही थीं, लेकिन सिलास की मुस्कान और सिर हिलाने से उन्हें कुछ और ही पता चल रहा था। उन्हें यकीन नहीं हुआ, उन्हें इतना बदलने में कितना समय लग गया। ऐसी शानदार शक्ल पाने के लिए उन्होंने किस तरह की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। साथ ही इस खूबसूरत कलाकृति का श्रेय किस सर्जन को दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ओडेटा को याद आया कि जब उन्होंने पहली बार सिलास को देखा था तो वे कितने औसत से नीचे दिख रहे थे। कोई उन्हें घिनौना भी कह सकता है, लेकिन उनकी दूसरी मुलाकात से पहले और फिर उनकी तीसरी मुलाकात और उनकी चौथी मुलाकात से पहले उनका रूप बेहतर हो गया था। हालांकि पिछले 3 वर्षों में उनके स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं। मीटिंग्स ने उसे चौंका दिया, लेकिन यह स्तर तक नहीं था। जब वह सिलास को देख रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई बैठा हुआ है। वास्तव में जब सिलास शुरू में उसके कार्यालय में आया तो उसे लगा कि कोई अनजान व्यक्ति उसके सचिव की सूचना के बिना उसके कार्यालय में घुस आया है। वह उस व्यक्ति पर गुस्सा होने वाली थी, लेकिन चूंकि उसे सिलास के आने से पहले ही उसका फोन आ गया था और उसे अपने सचिव की कार्यनीति पर विश्वास था, इसलिए उसने खुद को ठीक से नियंत्रित किया। प्रेसिडेंट ओडेटा अभी भी सिलास के रूप रंग में आए बदलावों के सदमे से उबर ही रही थी कि उसने उससे एक और चौंकाने वाला बयान सुना। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, सिलास ने जवाब दिया। मिस्टर सिलास, आपका क्या मतलब है? आप पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं? क्या कोई बात है? प्रेसिडेंट ओडेटा ने आश्चर्य से पूछा। प्रेसिडेंट ओडेटा सिलास की बात से वाकई हैरान थी। उसे समझ में नहीं आया कि सिलास अचानक यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ना चाहता है, नहीं उसे कोई कारण सूझा। हालांकि वह आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसे इसकी उम्मीद थी क्योंकि उसने संभावनाओं के बारे में सोचा था। राष्ट्रपति ओडेटा ने यह भी देखा कि सिलास की शक्ल सूरत ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जो उसके बारे में बदल गई थी, बल्कि उसने ये भी देखा कि उसके आसपास का माहौल काफी बदल गया है। उसके आसपास के भोले भाले और भोले भाले माहौल के बजाय अब उसके पास एक शांत, आत्मविश्वासी और ऐसा माहौल है जो हर चीज पर पूरा नियंत्रण रखता है। राष्ट्रपति ओडेटा, ये कुछ निजी बात है। हालांकि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, फिर भी मैं दान करूंगा। वास्तव में मैं इसे तुरंत थोक में करने का इरादा रखता हूँ, सिलास ने कहा और रुककर आगे कहा, मैंने पहले ही गणना कर ली है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम चुनने के कारण संस्थान में 5 साल का कोर्स, जो कुल 60 महीने का है। हमारे सौदे के अनुसार मैं हर महीने कुल $11 मिलियन का दान करूंगा, जिससे सब कुछ मिलाकर $627 मिलियन हो जाएगा और इसमें पिछले 3 महीनों में किए गए दान शामिल नहीं हैं। राष्ट्रपति ओडेटा, जो पहले से ही अपने सामान्य स्वभाव में वापस आ चुकी थी, ने कुछ पल के लिए सिलास को गौर से देखा। सच कहूं तो जब सिलास ने कहा कि वो पढ़ाई छोड़ना चाहता है तो उसे निराशा हुई। वह आंशिक रूप से निराश थी क्योंकि उसे लगा कि पढ़ाई छोड़ने के उसके फैसले का मतलब है कि उनके लिए कोई और दान नहीं होगा, लेकिन सिलास ने बाद में जो कहा उसने निराशा की उस भावना को दूर कर दिया। श्री सिलास, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? उसने पूछा। वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि सिलास ऐसा कोई निर्णय न ले जिसका उसे बाद में पछतावा हो, जिस पर उसे वास्तव में संदेह था। सिलास ने राष्ट्रपति ओडेटा की बात सुनी और सिर हिलाया। वह जानता था कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अपना नाटक जारी रखने का उसके पास अब कोई कारण नहीं था। वास्तविक कारण यह था कि उसने संस्थान में प्रवेश पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की क्योंकि उसे सिस्टम से एक मिशन मिला था। हालांकि उस समय सिलास का सपना अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का था, लेकिन वह सपना सिस्टम मिलने से पहले का था। सिस्टम मिलने के बाद भी उसका वह सपना अभी भी था,
लेकिन सिस्टम और जीवन द्वारा इधर उधर फेंके जाने के बाद उसकी शिक्षा पर उसके विचार पहले की तरह केंद्रित नहीं थे। उसके लिए सबसे बड़ी बाधा तब आई जब वह लूनर द्वारा भेजे गए सभी ज्ञान और जानकारी को आत्मसात करने के बाद अपनी पहली कक्षा में आया और पाया कि यह बेहद आसान और व्यर्थ है। हाँ, मुझे यकीन है, सिलास ने कहा और सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ और करूं? राष्ट्रपति ओडेटा ने पूछा। नहीं, मैं दिन के अंत से पहले स्थानांतरण कर दूंगा। क्या मुझे इसे नियमित खाते में भेजना चाहिए? सिलास ने पूछा, जैसे ही वह जाने के इरादे से अपनी सीट से खड़ा हुआ। हाँ, आप इसे वहां भेज सकते हैं, राष्ट्रपति ओडेटा ने उत्तर दिया और उसे उस कुर्सी पर वापस लिटा दिया जिस पर वह बैठी थी। सिलास ने सिर हिलाया और कार्यालय से बाहर चला गया। कार्यालय से बाहर निकलने के बाद उसने लूनर को स्थानांतरण करने के लिए कहा और इस तरह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ उसका सौदा समाप्त हो गया। अब अगला काम वेनेजुएला की यात्रा करना है, लेकिन उससे पहले मुझे घर के कामों को निपटाना होगा, सिलास ने खुद से कहा जब वह इमारत से बाहर निकलकर अपनी कार की ओर जा रहा था। जब वह अपनी कार में पहुंचा तो सिलास तुरंत उसमें बैठ गया और चला गया। राष्ट्रपति ओडेटा के कार्यालय में वापस आकर राष्ट्रपति ओडेटा ने छत की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे लगा कि सिलास के दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया है। राष्ट्रपति ओडेटा ने पहली बार उस समय को याद किया जब वह एक होटल के रेस्तरां में एक मीटिंग के लिए भोले भाले दिखने वाले और बेहद भोले सिलास से मिली थी। जब उसने उसे अपने प्रस्ताव के बारे में बताया तो वह आश्चर्यचकित और संशय में थी। उसे यह विश्वास करना बहुत मुश्किल लगा कि कोई इतना युवा व्यक्ति विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए $11 मिलियन की भारी राशि खर्च करने में सक्षम होगा। ये कल की ही बात है, लेकिन कौन जानता था कि जिस लड़के को वह भोला भाला और सरल कहती थी, वह न केवल $11 मिलियन मासिक भुगतान करने में सक्षम होगा, बल्कि $627 मिलियन की खगोलीय राशि भी चुकाने में सक्षम होगा। कुल मिलाकर सिलास ने अपने छोटे से 3 महीनों में संस्था को जो राशि दान की है, वह कुल मिलाकर $11 मिलियन मासिक भुगतान करने में सक्षम होगा, बल्कि $627 मिलियन मासिक भुगतान करने में सक्षम होगा। संस्थान में प्रवेश पाने के लिए 15 दिन लगते हैं, ये $660 मिलियन होगा। जब राष्ट्रपति ओडेटा ने इस बारे में सोचा तो वह हंस पड़ी। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में किसी दिन फिर मिलेंगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तारानकन 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 तारानकन। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद सिलास उस नए घर में जाना चाहता था जो उसे सिस्टम से छूट पुरस्कार के रूप में मिला था और उसे देखना चाहता था, लेकिन उसने इसकी दूरी के कारण ऐसा न करने का फैसला किया। नया घर बेल एयर, लॉस एंजल्स में स्थित है और उसे अपने वर्तमान स्थान से वहां पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगेंगे। साथ ही वहां पहुंचने और घर वापस आने में लगने वाले समय को 12 घंटे मानते हुए सिलास जानता था कि उसे वहां जाने की अपनी योजना रद्द करनी होगी, क्योंकि उसने पहले ही एलेक्स को स्कूल से लेने का वादा कर दिया था। जब उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी तो सिलास वापस घर आ गया। तारानकन 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 तारानकन। सिलास घर में चला गया और आराम से सोफे पर बैठ गया। वह घर में इधर उधर नहीं घूमना चाहता था, लेकिन उसके पास इस समय करने के लिए कुछ भी नहीं था, न ही उसे कहीं जाना था। चूंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मैं खाली समय का उपयोग अपनी योजनाओं को समझने और उन्हें विस्तृत करने में कर सकता हूं, सिलास ने खुद से कहा। उसने अपने दिमाग को 5वें गियर में डाला और अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। फिलहाल सिलास की योजनाएं बहुत अव्यवस्थित और एक ही स्थान पर केंद्रित दिखती हैं, क्योंकि सब कुछ वेनेजुएला को अपना आधार बनाने के इर्द गिर्द ही योजनाबद्ध है। फिलहाल वेनेजुएला में लूनर और श्री यूसमाई रोबेस द्वारा सफाई की जा रही है और सिलास को उनसे जल्द ही अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है, लेकिन उसे लगा कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसने खुद ही कार्रवाई करने का फैसला किया। यही कारण है कि वह नए घर में जाने के तुरंत बाद वेनेजुएला जाना चाहता है। साथ ही अपने व्यवसाय के बारे में सिलास ने महीने के अंत में केवल गचा गेम जारी करने की योजना बनाई है, जो कि 2 सप्ताह में है। एलो को आई चैटबॉट के रूप में जारी करने के बारे में उस योजना को रद्द कर दिया गया है। सिलास ने एलो को जल्दी से जल्दी जारी करने का प्रारंभिक कारण ये था कि उसे अपनी योजनाओं के लिए सिस्टम पॉइंट की आवश्यकता थी, लेकिन अब इसकी आवश्यकता तत्काल है। इसके अलावा सिलास की प्रारंभिक योजना खराब तरीके से बनाई गई थी और सिलास जल्द ही इसे सुधारने का इरादा रखता है।
सिलास ने वेनेजुएला में अपना सारा व्यवसाय स्थापित करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसे अपनी दुनिया के बारे में बहुत अधिक भ्रम था, लेकिन अब कारण बदल गया है। वेनेजुएला में अपना सारा व्यवसाय स्थापित करने की उसकी योजना का कारण यह है कि देश पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त करने के बाद उसे लगभग 29.4 मिलियन लोगों की आबादी वाला देश मिलेगा। यह 29.4 मिलियन संभावित उपयोगकर्ता और खरीदार हैं। अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने के बाद सिलास ने बाकी दिन गेम खेलने में बिताया जब तक कि एलेक्स को स्कूल से लेने का समय नहीं हो गया। बाकी दिन रात होने और सोने का समय होने तक बीत गया। बिस्तर पर जाने से पहले किम ने सिलास से कहा कि वह सप्ताहांत में घर की जांच करेगी। अगले दिन सिलास ने बेल एयर में हवेली लफिन का दौरा करने का फैसला किया। एक काले रंग की कैमेरो एक बेहद शानदार दिखने वाली मेगा हवेली के गेट पर रुकी और एक युवक कार से बाहर निकला। वाह, आखिर किसी के दिमाग में ऐसा क्या आ गया कि वह इतना भव्य कुछ बना रहा है? सिलास ने खुद से चौंक कर पूछा। वह पहले भी इस इमारत को हवेली कहता रहा है, लेकिन अब जब उसने अपनी आंखों से देखा है तो उसे लगा कि यह शब्द इसके लिए बहुत अपमानजनक है। मैं अंदर नहीं गया हूं और मैं पहले से ही मंत्रमुग्ध हूं। अगर मैं अंदर गया तो मुझे और कितना झटका लगेगा। सिलास ने मुस्कुराते हुए खुद से पूछा और इमारत के बंद गेट की ओर चल दिया। गेट पर सिलास ने अपनी उंगली उसके बगल में लगे स्कैनर पर रखी। अगले ही पल उसने उसमें से एक क्लिक की आवाज़ सुनी जो ये संकेत दे रही थी कि इसे अनलॉक कर दिया गया है। एक चकित मुस्कान के साथ सिलास ने गेट को अपने आप खुलते हुए देखा, जिससे वह अंदर जा सका।